प्रिय प्रतिभागियों, अब महज 36 दिन बच गए हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने में। 13 सितंबर 2025 को 71वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का आयोजन होना है और आज से अगर देखें तो अगस्त महीने में 24 दिन और सितंबर महीने में 12 दिन आपके पास बच गए हैं। हालांकि ये भी 36 दिन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास आज का दिन छोड़ दिया जाए और 12 तारीख को जब आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे तो उस दिन को छोड़ दिया जाए तो महज 33-34 दिन बच गए हैं। और ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी बहुत हद तक तैयारी हो चुकी होगी। हालांकि तैयारी कभी अंतिम नहीं होता है, कभी पूर्ण नहीं होता है, तैयारी चलते रहता है, उसी में परीक्षा चलते रहता है और परीक्षा में क्वालिफाई भी होते रहता है, लोग क्रैक भी होते रहते हैं और सफलता मिलते रहती है। और सफलता की जो कड़ी है वो लगातार बनी रहती है, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता, तीसरी सफलता, चौथी सफलता। जीवन में हम सफलता दर सफलता प्राप्त करते जाते हैं। मौजूदा समय में अगर 71वीं बीपीएससी की बात की जाए तो हम अफसरनामा के चौथे सीरीज में हम आपको बताएंगे बीपीएससी पीटी की तैयारी की अंतिम रणनीति क्या होती है और अंतिम समय में विद्यार्थी जो गलती करते हैं उन गलतियों से अगर आप बच गए तो निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी पीटी क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम बात करेंगे डूज और डोंट्स की, मतलब क्या करें और क्या नहीं करें। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम कुल मिला के 12 पॉइंट्स बनाए हैं कि 12 पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और 12 पॉइंट्स में बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। ये डूज और डोंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आधा घंटा समय लगेगा, लेकिन ये आधा घंटा समय आपकी तैयारी की रणनीति को बदल देगा और अंतिम में जो 33-34 दिन बच गए हैं उसका पूरा समय का उपयोग करके आप बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। तो अफसरनामा के चौथे सीरीज में हम गाइडेंस प्रोग्राम आज ही तक रखेंगे। अफसरनामा 5वें सीरीज से हम टॉपिक पर बात करेंगे और खास करके जो वैल्यूएबल टॉपिक हैं, जो अंतिम दिनों की रणनीति में जो सही चीज़ें हैं उसी को हम लेकर आएंगे और आपसे नीड बेस्ड क्वेश्चन जो कि संभावित प्रश्न है या संभावित प्रकार के प्रश्न हैं उन्हीं पर मैं बात करूंगा और साथ ही उन सभी टॉपिक पर चर्चा करूंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। तो चलिए, अफसरनामा के चौथे सीरीज में आप सबों का स्वागत है और 5वें सीरीज से हम टॉपिक पर बात करेंगे। ये 4 सीरीज हमारे लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम था और इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, टॉपिक पर चलेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। बीपीएससी पीटी 31 क्या करें क्या ना करें, डूज और डोंट्स, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अब 36 दिन शेष बच गए हैं। 36 दिन में से भी अगर एक दिन इधर निकाल दिया जाए, आज का दिन, और एक दिन इधर निकाल दिया जाए तो कुल मिला के 34 दिन बचे हैं। और 34 दिन में जैसा कि पूर्व की रणनीति में हम बताए थे कि कम से कम आप 100-150 टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन ही करना है और तो विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं। नया टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1-2 दिन, एक आध सप्ताह तक आप बहुत अति महत्वपूर्ण हो जिन टॉपिक पर हमने चर्चा किया था कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको आप देख सकते हैं, परंतु 15 अगस्त के बाद आपको बिल्कुल ही नया टॉपिक नहीं देखना है। केवल जो है पुराने पढ़े गए टॉपिक पर रिवीजन करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़कर। और करंट अफेयर्स भी इधर 1-1.5 महीना से पीछे का देखना है, साल भर से लेकर 1-1.5 महीना के पीछे तक। तो चलिए, जो गलतियां करते हैं विद्यार्थी द्वारा, खास करके हमने जो अपने तैयारी में हमने अनुभव किया कि हमारी भी सफलता एक बार में सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, 1 बार 2 बार हम असफल हुए। तो उसका कारण क्या था? हालांकि मैं जॉब में था, बचपन से मैं जॉब में आ गया था और महज में जब 22 साल का था उसी समय से मेरी नौकरी लग गई थी और लगातार नौकरी दर नौकरी बदलते हुए आज मैं ऑफिसर बनकर इस मुकाम पर अगर काबिज हूँ तो निश्चित तौर पर हमारा मेहनत के साथ साथ सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास है और जो सही और सटीक चीज़ें करनी चाहिए, जो सही दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए, तो उसका प्रतिफल है। तो अपनी तैयारी के दिनों में हमने जो अनुभव किया
अपना अनुभव जो प्राप्त किया और अपने मित्रों का अनुभव प्राप्त किया कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों हुआ, और कोई ऐसा बंदा भी है जिसका कि हमसे अधिक स्कोर आया, किसी का हमसे पहले सिलेक्शन हुआ। तो इन सभी अनुभवों के आधार पर मैंने एक कंक्लूजन निकाला है और उस कंक्लूजन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अब अंतिम जो 34-35 दिन बच गए हैं उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए, इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या ना करें। तो डूज कुल मिला के 12 पॉइंट्स हम बनाए हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिवीजन। कितना बार रिवीजन करना चाहिए? मैंने पूर्व के गाइडेंस प्रोग्राम में भी बताया कि कम से कम एक टॉपिक का 10 बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। हालांकि 10 बार रिवीजन करने का अब समय नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 5-7 बार आप जरूर रिवीजन करें, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपका सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, मैं प्रारंभ से कहता आ रहा हूं कि आपका नोट्स जो है वो आपके हस्त लिखित होना चाहिए, आपका हैंड रिटन में होना चाहिए। तो उसका जो रिवीजन करना आसान हो जाता है, काफ़ी तेज़ गति से रिवीजन होता है, और एक दिन में हम 10, 12, 15 टॉपिक का भी रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि बार बार रिवीजन करना है तो आप रिवीजन करेंगे, भूलेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर याद होगा, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन के लिए क्या करना है, तो अगर आपने अब तक सारे टॉपिक का हस्तलिखित नोट्स नहीं बना पाए, अपने स्वयं के हैंड रिटन में नोट्स नहीं बना पाए, तो कुछ ऐसे बुक्स को आप पढ़ें, जैसे आप लुसेंट को ले सकते हैं, लुसेंट बुक पढ़ें, या फिर इससे भी अगर विस्तार से पढ़ना है तो परीक्षा वाणी का जो बुक है, परीक्षा वाणी में बिल्कुल लुसेंट प्लस कह सकते हैं, लुसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल है, तो ये सब को आप कर सकते हैं। हालांकि मुख्य मुख्य बिंदु को नोट करते जाना है पढ़ते समय भी। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं और कोई आपको टॉपिक लग रहा है, कोई ऐसा तथ्य है जिसको नोट करने की ज़रूरत है, तो इसको नोट करते हुए जाना है। क्योंकि मेरा जो तैयारी करने का जो फार्मूला है, तो फार्मूला ही ऐसा है कि आपको क्या करना है, तो पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, तो लिखना भी है, ठीक है। और लिखने के साथ साथ क्या करना है, फिर सोचना भी है, उस पर लगातार मंथन करना है, और फिर क्या करना है, तो डिस्कशन करना है। हालांकि डिस्कशन के लिए अब उतना समय नहीं बच गया है, डिस्कशन में अधिक समय बर्बाद नहीं करना है। डिस्कशन किन चीज़ों का करना है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी ये देख लीजिए कि रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस जो है आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट जो बना रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, परंतु प्रैक्टिस सेट से ये आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट कोई रेपुटेड पब्लिकेशन का लेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। इसमें आप PYQs को भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कि आगे हम चर्चा कर रहे हैं, PYQs। तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। इसमें एक क्यूज टाइप का भी हो सकता है कि 2 परीक्षार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 बैठेंगे और किसी टॉपिक पर प्रश्न एक दूसरे से पूछेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है। कई विधियां हैं पढ़ाई की जो कारगर रहती है, तो आपको जो सूट करता है वो अपने अनुसार से करिए। उसके बाद क्या है कि सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स कैसा होना चाहिए, आप सजाने के लिए मत लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है और वो दूसरों को दिखाने के लिए भी होता है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं करना है। आपको सेल्फ नोट्स ऐसा बनाना है कि जो तथ्य आपके लिए बिल्कुल ही जिन तथ्यों से अनजान है, पहली बार जिनको पढ़े हैं, तो ऐसा नोट्स बनाना है। या कोई फार्मूला वगैरह, अगर कोई फार्मूला है, ठीक है, तो फार्मूला को बनाना है। आपको तथ्य जो है, जो रटने वाली चीज़ है, उसको बनाना है। कोई सारणी अगर है तो सारणी बनाना है। कोई घटनाक्रम है तो ये करना है, ठीक है। कोई लिस्ट है तो लिस्ट को, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो इसका जो है कोई आंकड़ा है तो आंकड़ा को करना है, ठीक है। खास करके इकोनॉमिक्स वगैरह में काफ़ी आंकड़ा होता है। तो इन सारे चीज़ों का आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। और सेल्फ नोट्स कैसा कि पूरा अगर किसी बुक में आप 20-25 पेज पढ़ते हैं, तो उस 20-25 पेज को आप कोशिश करिए कि आपका जो नोटबुक है, जो आप जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं,
अपना जो नोटबुक है वो 1 या 2 पेज में आपका जो 24-25 पेज का जो आपका चैप्टर है उसको 1 पेज में या हो सके तो आधा पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में आप इसको नोट करिए, तो ये रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को सेल्फ। उसके बाद है टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस का जो एक उपागम है वो टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देता है। तो अगर किसी कोचिंग संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित किए जा रहे हैं या कोई ग्रुप में टेस्ट सीरीज होता है या कोई व्हाट्सएप पर ऐसा कोई प्रोग्राम चलता है या फिर कहीं ऑनलाइन कोई प्रैक्टिस करवाता है, टेस्ट सीरीज करवाता है, तो उसको ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए, ठीक है। बेहतर तो ये होता है कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी में पीटी में पूछे जाते हैं, तो 150 क्वेश्चन का आप जो है टेस्ट सीरीज उसमें भाग लीजिए, जो कि जस्ट जो है बीपीएससी का जो पीटी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर निर्मित हो और उसी के अनुसार से हो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपका जो टेस्ट सीरीज में से वो आपको बीपीएससी के जो क्वेश्चन है उसमें मैच भी कर जाएगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर होंगे जो उसमें मैच भी कर जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता है। तीसरा ये होता है कि आप जिन प्रश्न में गलती कर दिए हैं उसमें सुधरने का मौका मिलता है। फिर उसका यदि आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको मौका मिलता है सीखने का, जानने का, ठीक है, उन्हें याद करने का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी तैयारी में निरंतरता प्रदान करती है और अपने आप को मापने का, अपने आप को परखने का और उस परख के आधार पर अपने आप को निखारने का भी मौका मिलता है। तो टेस्ट सीरीज में आप जरूर भाग लीजिए, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, ठीक है। उसके बाद कोडिंग, ये कुछ ऐसे फार्मूला है, कुछ ऐसे तथ्य है जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसका कोडिंग बनाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले गाइडेंस प्रोग्राम में भी बताया था कि अगर जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक सिंधु नदी तंत्र को देखा जाए तो कौन कौन सी नदियाँ बहेगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप कोड बना लेते हैं तो कोड के आधार पर इन तथ्यों को याद रखा जा सकता है। तो मैंने कोड बनाया है सीझे चेरा ब्यास, ठीक है, सीझे चेरा ब्यास। मतलब अगर पश्चिम की ओर से देखें तो सबसे पहले सिंधु नदी पड़ेगा, फिर झेलम पड़ेगा, फिर चनाब पड़ेगा, फिर रावी पड़ेगा, फिर ब्यास पड़ेगा, फिर सतलज पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोड के माध्यम से जितना आसानी से हमने बता दिया उतना आसानी से हम नहीं बता पाते, हमें याद करना पड़ता, सोचना पड़ता और उसमें भी गलती होने की संभावना रह सकती थी, लेकिन कोड के माध्यम से हम कर लिए। तो जहाँ कभी भी इस तरह का फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप कोड का जरूर प्रयोग करिए। जैसे कि भारत के सीमा जो है साझा करने वाली जो भी पड़ोसी देश हैं तो उनमें सर्वाधिक सीमा किसका है, और क्रमशः अगर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो कैसे होगा। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि हम कोडिंग बना लिए हैं। कोडिंग क्या बना लिए हैं, तो बचपन में MBA, बचपन में MBA, ठीक है, ये कोड बना लिए। अब क्या हो गया, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगती है तो सबसे पहला नंबर आता है बांग्लादेश का, दूसरा नंबर आता है चीन का, तीसरा नंबर आता है पाकिस्तान का, चौथा नंबर आता है नेपाल का, ठीक है, मैं को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है, पांचवा नंबर आता है म्यांमार का, और छठा नंबर आता है भूटान का, और सातवां नंबर आता है अफगानिस्तान का। इस तरह से ये 7 देश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है उनमें सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश का है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके कितनी आसानी से ये चीज़ें होगी। अब इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम कभी भी मिस करेंगे नहीं करेंगे। तो ये आप कोडिंग जरूर कर लीजिए। अंतिम समय में कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर से जहाँ से कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कोडिंग जरूर बना लीजिए, ठीक है। अब आगे आइए PYQs, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप क्या करिए कि एक क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 साल का बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हो। 10 साल हो या इससे अधिक भी हो, अगर 20 साल का हो तो भी बढ़िया है। बहुत बार क्या होता है कि बीपीएससी द्वारा, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं बल्कि बीपीएससी द्वारा और भी जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो उनका भी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में शामिल करके कई पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, तो उसको रखना चाहिए। और उससे क्या है कि प्रत्येक दिन एक एक अगर PYQs को आप देखेंगे, आज से अगर देखना शुरू कर दें, प्रत्येक दिन एक एक PYQs को देखें, उसको हल करने का प्रयास करें, या टेस्ट सीरीज के
जैसा ही आप जो है अपना 150 नंबर का गोला बना के, या जो बहुत सारा मार्केट में मिलता है लीफ मिलता है, उस लीफ को और 150 क्वेश्चन का गोला जो है आप रंगने का प्रयास करें PYQs का। इसमें आप करंट का 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि करंट का उस समय का करंट था, आज वो आपसे बनेगा नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन को या तो बनाने का प्रयास कीजिए, या फिर क्वेश्चन को देखिए। अगर उतना समय नहीं है तो एक क्वेश्चन का देखिए और उसका आप उत्तर सोचिए, और उस अनुसार से उत्तर सोच के और फिर उसका आंसर मिलाइए, देखिए कि आप उत्तर सही सोच पा रहे थे या नहीं। ये मेरा सबसे जो प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, हम जॉब में होते थे कि हम 2 घंटा 2.5 घंटा किसी सेट को लेकर बैठें और उसको बनाएं प्रैक्टिस सीरीज की तरह, तो वो हमारे लिए संभव नहीं होता था। तो मैं क्या करता था कि प्रतियोगिता दर्पण में जो कहीं का भी किसी भी स्टेट PCS का जो क्वेश्चन होता था, तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते थे। प्रत्येक जो PYQs वाले जो होते थे पिछले साल या अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसके कम से कम अगर 150 क्वेश्चन है तो उसमें 100-125 क्वेश्चन को ऐसे ही देखता था और अपने मन से एक आंसर को फिक्स करता था, ठीक है, चूज करता था और मिला के देखता था कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, और अगर नहीं सही हुआ तो क्यों गलत हुआ, हम क्या गलत नहीं जान रहे थे, या हमारे पास जानकारी का गलत था, या फिर हम भूल गए, तो ये सब चीज़ों को संभलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो PYQs को जरूर देखना चाहिए। और वैसे भी हम कहते हैं क्या है कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के दौरान 2 चीज़ आपके हाथ में होना चाहिए। पहला है सिलेबस, ठीक है, सिलेबस आपको रास्ता दिखाता है, और दूसरा है PYQs अगर उस रास्ता में अंधेरा है, ठीक है, या रास्ता पथरीला है, तो ये आपको रास्ता को सुगम बनाता है, ठीक है। सिलेबस आपको रास्ता बताता है, और उस रास्ता में दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रात है तो इस अंधेरा में ये PYQ जो है वो टॉर्च का काम करता है, यानी ये रोशनी दिखाता है। एक तरह से PYQs रोशनी है और सिलेबस क्या है, वो रास्ता है, ठीक है। तो अगर सिलेबस है और आपके पास रास्ता है, दिन का उजाला है, यानी कहने का मतलब है कि आपके चारों तरफ जो है पूरा गाइडेंस का भरपूर है, आपको लोग हैं मदद करने वाले, आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है PYQs का नहीं ज़रूरत पड़े। हालांकि वहाँ भी वे संस्थान वाले लोग जब अपना प्रैक्टिस सेट निकालते हैं उसमें PYQs का क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, तो ठीक है। परंतु यदि आप ऐसे जगह से हैं जहाँ आपको तैयारी का बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप PYQs का जरूर सहारा लीजिए, क्योंकि ये आपको तैयारी में रोशनी देगा। उसके बाद क्या करना है, तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा जरूरी होता है, आपका इस जो 34-35 दिन बच गए हैं, इसमें सेल्फ स्टडी का जो रेशियो होना चाहिए वो 90% जो है सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और आप 10% आप रख सकते हैं कि ये आपका ग्रुप स्टडी हो जाएगा, या फिर कहीं से मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं, या कहीं क्लास करने के लिए जा रहे हैं, तो वो उसको 10% रखिए, और 90% जो है वो सेल्फ स्टडी रखिए। आप एकांत बास ले लीजिए, कहीं भी एकांत आप जगह तलाशिए, अपने घर में, रूम में, कोना में, और वहाँ बैठ जाइए। अब बिना विघ्न बाधा के, बिना डिस्ट्रैक्शन का आप किताब, नोटबुक, कॉपी, और कुछ अगर सर्च करना है तो वो नीड बेस्ड सर्च होना चाहिए। ये मैं बार बार दर्शाता हूँ कि मोबाइल सबसे ज़्यादा आज डिस्ट्रैक्शन हमारे तैयारी के दौरान लाता है। मोबाइल आते ही हम कुछ उलूल जुलूल चीज़ सर्च करने लगते हैं। मोबाइल में हमें अगर जो चीज़ जानना है उसी को सर्च करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें सर्च करना है ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स मोबाइल के गूगल में टाइप करेंगे। यानी यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आपको गूगल का ज़्यादा प्रयोग करना है, ठीक है। गूगल में ब्रिक्स टाइप करेंगे, ब्रिक्स का क्या कब गठन हुआ, क्या इसका उद्देश्य था, कौन कौन से देश है, इसका कितना जो है GDP है उन देशों का, फिर जो इसका शिखर सम्मेलन है उसका लिस्ट भी रहेगा विकिपीडिया पर। तो ये आप अपनी तैयारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी करिए। तो 3 ही चीज़ आपके पास होना चाहिए सेल्फ स्टडी में। क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है, एक आपके पास नोटबुक होना चाहिए, या अगर पहले से सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं वो होना चाहिए, और कोई भी सर्च गैजेट है ना। सर्च गैजेट में मोबाइल ही है, लेकिन मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, क्योंकि हम उससे काम लेंगे। लेकिन आज के दौर में क्या देख रहे हैं कि आदमी मोबाइल का गुलाम हो गया, मोबाइल के अनुसार से आदमी चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि मैं इसके पहले पूर्व के गाइडेंस
प्रोग्राम में हमने बताया था कि आपको क्या फार्मूला अपनाना है पढ़ने का। तो हमने बताया था कि सबसे जो आदर्श फार्मूला है वो 10 + 8 + 6 है। ठीक है, ये फार्मूला है, यानी 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 8 घंटा सोना है और 6 घंटा अदर कार्य करना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको 12 घंटा, आप 2 घंटा बढ़ा दीजिए, कहाँ से, इधर से। 8 घंटा सोने में कमी नहीं करना है, ठीक है, तो 10 की जगह पे 12 घंटा कर दीजिए, ठीक है। 12 + 8 + 4 और अन्य सारे कार्य है वो 4 घंटे में निपटाइए, ठीक है। यहाँ आपको फोकस हो जाना है एग्जाम की तरफ। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे काम हैं जो आप रोज़मर्रा के कार्य करते हैं, आपको जैसे बाज़ार से दूध फल सब्जी लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ठीक है, और भी कई प्रकार के काम होते हैं जो आपको करना होता है। परंतु आप ये ध्यान रखिए कि यदि वो काम आपके बिना हो सकता है, यानी आपके जगह पे कोई दूसरा कर सकता है, तो आप दूसरे को वो काम थमाइए, ठीक है, उनको समझाइए, या वे स्वयं समझदार होंगे, समझेंगे कि अभी बहुत क्रूशियल समय है और आपको टाइम चाहिए, आपको फोकस होना है, आपको कंसंट्रेट होना है। तो वैसा सभी कार्य को छोड़िए जो कि आपके बिना हो सकता है। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आपके बिना नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है। जैसे मान लिया जाए कि कोई माता है और उसके बच्चे हैं, तो बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी में आप बहुत ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते हैं। दूध पिलाना है, बच्चे माँ के बिना रह नहीं पाएंगे, तो वो काम है। यदि आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आपकी मजबूरी हो जाती है। हालांकि कोशिश ये करना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कम से कम 10-15 दिन का भी जरूर छुट्टी लेना चाहिए, ठीक है। बाद का बात बाद में सोचेंगे। ऐसे भी विवेकानंद ने कहा है कि आपको जहाँ तक रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक चलिए, और उसके बाद का रास्ता वहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई पड़ेगा। तो ये जरूर आप करिए कि आप जो है उन सभी कार्य से अपने आप को अलग कर लीजिए जो आपके बिना हो सकता है, ठीक है। तो ये 12 घंटा जो है स्टडी करिए, ठीक है। और 8 घंटा स्लीपिंग, ये बिल्कुल इसमें कटौती नहीं करना है। इसको जो है 8 घंटा नींद लेना ही लेना है, क्योंकि जो श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले, तो उनको 8 घंटा का नींद चाहिए। कठोर परिश्रम का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम करने वालों को तो 8 घंटा चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप जो मानसिक श्रम कर रहे हैं, ये शारीरिक श्रम से कहीं ज़्यादा जो है एनर्जी खपत होता है इससे, ठीक है। हमारा भले कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं होता है, हमारा फैट ज़्यादा बर्न नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को हम मानसिक रूप से थकाते हैं, और शारीरिक थकान से अधिक होता है मानसिक थकान। इसलिए 8 घंटा का जब आप नींद लेंगे तो बिल्कुल जो है वो तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति होगा, एनर्जी होगा, और जो भी आप पढ़ेंगे उसका जो एसिमिलेशन है आपका ब्रेन में, आपके दिमाग में सब आएगा। आपकी जो एक्सेप्टेंस कैपेसिटी है, जो ग्राह्य क्षमता है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप बढ़िया से रात में नहीं सोए तो निंदी अवस्था में रहेंगे, झुकते रहेंगे, पढ़ने का मन नहीं करता रहेगा, फिर चाय पिएंगे, फिर उठकर इधर उधर जाने का मन करेगा, फिर मन करेगा कि थोड़ा सो जाएं, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली एक बार जो है आप नींद ले लीजिए, रात में ही ले लीजिए, 8 घंटा का नींद लीजिए, फिर दिन भर सोने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा स्लेगनेस महसूस होता है, आप टहल लीजिए, फिर लीजिए, है ना, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उस समय आप चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है, जो कोई सलाह नहीं देते हैं और कोई करते नहीं हैं, वो है 20 मिनट वर्कआउट, ठीक है। ये पूरे की तैयारी का पीरियड में आपके पास 24 आवर है, 24 आवर में से आप 22 मिनट जो है ना वर्कआउट के लिए निकालिए। वर्कआउट मतलब आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, या फिर मेडिटेशन कीजिए, या फिर अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप वॉकिंग कीजिए, ठीक है। ये वर्कआउट जरूरी है। ये वर्कआउट क्या है ना कि आपके ब्रेन का जो पावर है वो बढ़ा देता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आपका कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, आपकी संकेंद्रण क्षमता को बढ़ा देता है, आप बहुत सारा ज़्यादा रिसीव करने लगते हैं चीज़ों को, ठीक है। और आपका मेमोरी का पावर भी बढ़ता है। तो वर्कआउट जरूर कीजिए जो नहीं करता है समय का अभाव देकर, ठीक है। और एक नियम के मुताबिक हमारे शरीर को कम से कम 21 मिनट का वर्कआउट चाहिए, और हम इंडियंस में है कि लगभग जो है 99% लोग जो है 21 मिनट का भी वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह से जानबूझकर किया गया वर्कआउट। बाकी जो लेबर या मजदूरी या शारीरिक श्रम से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं तो उनका तो बेचारा का 8 घंटा 10 घंटा वर्कआउट होते ही रहता है। परंतु जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ,
तो 99% लोग जो है वर्कआउट 21 मिनट से भी, कि एक सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आप जो है 22 मिनट यानी 21 मिनट से ज़्यादा 22 मिनट आप जरूर वर्कआउट कीजिए। इस वर्कआउट में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथ पैर के चलंत एक्सरसाइज, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या ये सब नहीं कुछ कर पाए तो टहल सकते हैं। तेज़ गति से थोड़ा सा टहलना है, सुबह शाम जब भी समय मिले तो ज़रूर टहलिए। ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और निश्चित तौर पर आपका मेमोरी जो पावर है वो बढ़ेगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर मैं बताते रहता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या है कि बिना कुल्ला किए, बिना मुँह धोए, बिना ब्रश किए आप 1 गिलास गुनगुना पानी जो है पीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो निकल जाएगा, और जो हम शौच जाते हैं, ठीक है, तो वो पूरा क्लियर होगा। और जब पेट आपका साफ रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका कंसंट्रेशन बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या है, पानी पी लिए, उसके बाद आपको थोड़ा वर्कआउट करिए, 21 मिनट 22 मिनट, हो सके तो आधा घंटा करिएगा समय मिलता है तो। और उसके बाद तुरंत जो कोई नाश्ता करिए, फल सब्जी से बना हुआ कोई नाश्ता, अंकुरित चना, ये करिए, और उसके बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ये सब काम जो है 7 बजे तक हो जाना चाहिए। 7 बजे तक आप अगर कर लेते हैं तो 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको काफ़ी सफिशियंट समय मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इधर उधर का काम करते रहेंगे, रात में मोबाइल चलाते रहेंगे, इधर उधर बतियाते रहेंगे, ऐसे करते करते 12-1 बज जाएगा, फिर सोएगा, फिर वो 8 साढ़े 8 बजे उठने के बाद भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे तो क्या खाक पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबका नियम बना लीजिए कि हमें पढ़ना है। और अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं, अगर देर रात तक पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़िए आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़िए, लेकिन फिर जो उसी अनुसार से आपको उठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नियमित दिनचर्या है तो आप 11 बजे तक सो जाने का प्रयास करिए और 6:30 से 7 बजे तक उठ के अपना जो है सारा चीज़ कर लिया करिए। ठीक है, ऐसे तो आदर्श समय जो सोने का है वो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, 7 घंटा। ठीक है, लेकिन आप चूंकि परिश्रम कर रहे हैं तो 8 घंटा सोना है तो 10 से 6 बजे तक सोइए। ठीक है, तो ये जरूरी है, लेकिन वर्कआउट जरूर करिए। एक्सरसाइज योगा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि अन्य चीज़ों की पढ़ाई हम करते रहते हैं। ठीक है, हमने बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज आप जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो हमने 4 क्लास 5 क्लास 6 7 8 9 10 11 12th में भी जो पढ़े हैं उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है हमें बीपीएससी पीटी में, यहाँ तक कि मेंस में भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को तो ठीक है, लेकिन क्या है कि करेंट अफेयर्स से लोग महरूम रहते हैं। अधिकांश लोगों को देखते हैं पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती है। जिनको पेपर पढ़ने की आदत है तो ठीक है, वो भी मतलब शौकिया तौर पर पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पढ़ें तो पेपर में से चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएंगे, उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, और इसी का कारण होता है कि हमें फिर मंथली मैगजीन पर निर्भर रहना पड़ता है। अब मंथली मैगजीन में भी कोई ज़रूरी नहीं कि सारे तथ्यों को वहाँ पर लाया ही जाए, बहुत बार छूट भी जाते हैं। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी मंथली मैगजीन लगभग ऐसा नहीं है कि बिहार से संबंधित सारे न्यूज़ को कवर कर ले, तो उसके लिए आपको पेपर ज़रूरी है। तो उस तरह का तथ्य का संग्रह करते जाइए। ठीक है, और अगर नहीं हो पाया तो मंथली मैगजीन या फिर बिहार तथ्य संग्रह से, जो कई बार लोग ऐसे करवाते हैं, या कई बार इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आयोजित होता है, मैं भी करवाऊंगा, तो उसमें ज़रूर भाग लीजिए। क्योंकि उससे क्या है कि ऐसा करंट अफेयर्स जो आपको मंथली मैगजीन में नहीं मिलता है या ईयर बुक में नहीं मिलता है, वो आपको कोई एक्सपर्ट जो बीपीएससी के करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं वहाँ से मिल जाता है। मैं भी आपको करवाऊँगा, ये आपका वायदा करता हूँ। ठीक है, और अंतिम जो है चीज़ है वो है परिश्रम। परिश्रम तो आपको करना है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप आज 10 घंटा 12 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में 18 घंटा 16 घंटा मिल कारखानों या कहीं ऐसे जगह में काम करना पड़ेगा, आपको शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा। तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और इस चीज़ को आप ठान लीजिए, मान लीजिए, जान लीजिए कि परिश्रम आपको करना है। 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा जितना भी आप नियत कर पाएँ आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना वो क्या है, अंतिम राउंड है ना। जो तैयारी आप साल भर से 1.5 साल से 2 साल से जो कर रहे थे, तो ये फाइनल राउंड है। और अगर फाइनल राउंड में आप पिछड़ गए तो निश्चित तौर पर फिर आप लीड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ आप 80% ला के भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, और
40% ला के भी पास हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार के कैंडिडेट हैं और किस लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो परिश्रम कीजिए, और ये परिश्रम जब आप करेंगे ना तो क्या होगा, जो हमने 12 पॉइंट बताया इस आधार पर क्या होगा कि आपका मन लगने लगेगा। ठीक है, आप में संकेंद्रण की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर जो है ना आपकी चेष्टा इस प्रकार से हो जाएगी कि आप कहीं भी अगर 2 मिनट के लिए, इवन कि 2 मिनट के लिए आप बाथरूम भी जा रहे हैं, यानी 2 मिनट के लिए यूरिनल्स के लिए भी जा रहे हैं, तो जल्दी लगेगा कि जल्दी हम यूरिनल से निपट कर आएँ और किताब पकड़ें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो मन होता है ना, मन को आप जहाँ लगाइएगा वहाँ लगेगा। अगर आप मन नहीं लगाइएगा तो नहीं लगेगा, बढ़िया से बढ़िया चीज़ में भी नहीं लगेगा। अगर आपका मन उड़ा हुआ है, मिजाज उड़ा हुआ है, तो कितना भी मनोरंजक डांस भी होता रहेगा फिर भी उसमें आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो मन को लगाना पड़ता है। और अगर आप किसी में तन्मय हो गए हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर तन्मयता आ गई है, ठीक है, तन्मय हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें आप आत्मसात कर पाएंगे, पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे और उसमें रम जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप किसी चीज़ में रम जाते हैं, और जब रम जाते हैं तो आपके जो पावर है, जो पढ़ने की क्षमता है, जो याद रखने की क्षमता है, जो इस मेमोरी का पावर है, वो आपका 10 गुना बढ़ा देता है। यानी 10 टाइम्स जो है ब्रॉडर कर देता है और 10 टाइम्स जो है ये फास्टर भी कर देता है। ठीक है, तो ये सारे आपके डूज थे, है ना, डूज, ये आपका डूज थे। ठीक है, और अब मैं चर्चा करूंगा डोंट्स पर। ठीक है, तो डोंट्स पर आ जाइए। अब क्या ना करें, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या करें ये तो सब लोग जानते ही हैं, क्या नहीं करें तो इसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि पता ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं, या फिर उसकी गंभीरता पता नहीं होती है। ठीक है, बहुत बार हमें क्या होता है, जब समय निकल जाता है हाथ से तो फिर हमें लगता है कि हम समय पर जागृत ना हो पाए। ठीक है, चूंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दौड़ना व्यर्थ है, दौड़ना व्यर्थ है, बुद्धिमानी तो समय पर चल पड़ने में है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है ना कि हम समय को पहचानने में भूल करते हैं, हम मौके की नज़ाकत को नहीं समझ पाते हैं। अब मौका जब हाथ से निकल जाता है तब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो नहीं होगा। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा था कि बिरबल ये बताओ कि समय क्या होता है। तो बिरबल ने बोला कि सर जहाँ पनाह कैसे बताऊं, मैं मुंह से बोलकर बताऊं या दिखाऊं, या फिर जो है चित्र बना के दिखाऊं। तो अकबर ने कहा चित्र ही बना के दिखा दो, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, और फिर दिखाने के लिए तुम 30 दिन का समय मांगोगे, 1 महीना का समय, तो ऐसा नहीं है, चित्र बना के। तो बिरबल ने जो चित्र बनाया वो ऐसा चित्र बनाया था, आपको हम बता देते हैं मोटा मोटी। ठीक है, इस तरह का चित्र बनाया था, यानी ये नाक है, ये मुंह है, ठीक है, और बाल इसका आगे तरफ था। तो बोले ये क्या बनाया हो तुम, ये कैसा आदमी है। तो बोला हुजूर समय यही है, पीछे से इसका सफाचट होता है, यानी इधर से फिसलन भरा होता है, ठीक है, और आगे इसका बड़ा बड़ा झोंटा होता है ना, यानी लंबा लंबा बाल होता है। आप जब समय को पकड़ना चाहेंगे तो इसको आगे से ही झोंटा पकड़ सकते हैं, ये आगे वाला झोंटा पकड़ सकते हैं तभी पकड़ाएगा, पीछे से आप नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिसलन भरा है। ठीक है, तो आप भी जान लीजिए समय को किधर से पकड़ा जा सकता है, आगे से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि समय को आगे जो है बड़ा बड़ा झोंटा होता है, और वहाँ जब आप कस के पकड़िएगा तो भाग नहीं पाएगा, और पीछे से अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पीछे जो है काफ़ी फिसलन भरा होता है और सफाचट होता है, चिकना होता है, वो पकड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या है कि क्या ना करें ये ज़रूरी है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए क्या ना करें उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग क्लास पर। ठीक है, तो अब जो है अगले 34-35 दिन में कोचिंग क्लास को अवॉइड करना है। ठीक है, जितना टॉपिक पर पढ़ाई हो गया है हो गया, अब जो है उसको प्रणाम कर लेना है कि सर आप छोड़ दिया जाए, 30 दिन का 1 महीना का समय बचा है, अब मैं घर पर सेल्फ स्टडी करना चाहूँगा। हाँ, यदि वो कोचिंग संस्थान या आपके जो पढ़ाने वाले सर हैं वो अच्छे हैं, नेक दिल के हैं, और वो चाहते हैं कि आप सफल हो, तो वो अगर कोई ऐसा कुछ विशेष चीज़ बनाता है, कोई नोट्स, करंट अफेयर्स का संग्रह, बिहार करंट अफेयर्स का संग्रह, ठीक है,
तो वो आप बोले कि सर मुझे प्रोवाइड करा दिया जाए, जो कि मैं करता था। मैं जब पढ़ाता था तो यही करता था कि लगभग जो है 25 दिन पहले, 1 महीना पहले क्लास को ऑफ कर देता था, ठीक है। और उस क्लास का जो टाइम बचता था उस टाइम में मैं नोट्स बनाता था, खास करके ऐसे नोट्स जो कि मार्केट में नहीं मिलता है, जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स पर नोट्स, या कुछ तथ्यात्मक संग्रह, या कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स जो आमतौर पर किताबों में नहीं है, गूगल इंटरनेट वगैरह सर्च करके, और वो विद्यार्थियों का 10-20 पेज का मैं देता था, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल लेता था, जिन विद्यार्थियों की ज़रूरत होता था वो पढ़ लेता था। तो ये भले ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग क्लास में जाके और 2 से 3 घंटा क्लास करना, ये आप कहीं का बुद्धिमानी नहीं है। इसमें क्या होगा, जितना आप सीखेंगे नहीं, उससे ज़्यादा आपका समय का बर्बादी होगा, क्योंकि आप 2 से 3 घंटा अगर क्लास करने के लिए जाते हैं तो आपका माइंड इन्वॉल्व रहेगा कि आपको अगर बाय द वे क्लास 4 बजे आपको क्लास जाना है और 4 से 7 बजे तक क्लास करना है, तो आपका क्लास जाने के लिए माइंड जो इन्वॉल्व हो जाएगा वो 2 बजे से ही हो जाएगा, और 2 बजे से आप फिर क्लास आएंगे और फिर आने के बाद आपको 8 बजे के बाद ही आप हो पाएंगे। तो कितना हो गया, यानी ये जो 2 से 3 घंटा क्लास करने के लिए हमें 6 घंटा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, और 6 घंटा में हम चाहेंगे तो 6 दूना 12 टॉपिक का हम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है कोचिंग क्लासेज को, ऑफलाइन क्लासेज को आप एकदम बाय बाय कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या है कि अनजान टॉपिक, कोई कह दिया कि अरे ये फलाना टॉपिक इसको पढ़ लो, इससे आएगा, अगर वो अनजान है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं पढ़िए, उसको देख लीजिए। अगर वो कम समय में होने लायक है, 1-2 घंटा में हो जाएगा तो जरूर पढ़िए, परंतु अनजान टॉपिक या नया टॉपिक को भी अब अवॉइड कीजिए, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर सरसरी निगाह से देखने के बाद कुछ आता है तो ठीक है। वैसे हमारा जो मेमोरी माइंड है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हम जिन चीज़ों को 1-2 बार पढ़ चुके होते हैं तो उसे दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आता है, लेकिन किसी भी नया चीज़ को पढ़ने के बाद फिर उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग करना पड़ता है तो वो समय लगता है, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरा जो है कि ऑफलाइन तो क्लास बंद कर ही दीजिए, अब ऑनलाइन क्लास का क्या करना है, वो तो घर बैठे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको माइंड भी इन्वॉल्व भी नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि 2 से 3 घंटा क्लास करने के लिए आपको 6 से 7 घंटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन यूट्यूब तो आपको बेड पर भी उपलब्ध करा दे रहा है, घर में उपलब्ध करा दे रहा है, रूम में, आप सफ़र में हैं, कहीं भी, ठीक है। तो क्या करना है, तो यहाँ भी आपको चूजी होना पड़ेगा, यानी कौन सा क्लास देखें और कौन सा नहीं देखें, और समय भी देखिए। अगर बाय द वे आप कहीं सफ़र में हैं और ऐसे में आपको किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कान में इनहेंस डाल के और यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं। उसमें कोई अगर एक्सपर्ट कुछ बता रहे हैं जिसमें फैक्ट्स हो, परीक्षा के संबंध में रणनीति हो, या टेस्ट सीरीज जैसा कोई प्रोग्राम हो, तो उसको आप ज़रूर देखिए। परंतु यूट्यूब पर जो कचरा है, इन कचरों से अगर आप बच गए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब अब क्या हो गया ना, यूट्यूब अब डंपिंग यार्ड हो गया, ठीक है। किसी भी तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर कुछ ऐसे टीचर हैं जो बीपीएससी परीक्षा पास करने में सफल रहे, वो पढ़ाने लगे हैं, तो क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे चीज़ों को भी वो पढ़ाने लगते हैं जिनमें उनका एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। और वो इतने लच्छेदार भाषा से झूठ का आंकड़े परोस कर और अपनी खुद का जो है गुणगान करके आपको बताएंगे, ठीक है, गाना गा के बताएंगे, नाच के बताएंगे, मजाक और कॉमेडी करके बताएंगे, ठीक है। और आपको लगेगा अरे सर तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते हैं, वो ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए है ही नहीं, तो उसको पढ़ के क्या करेंगे। तो ऐसे यूट्यूब के कचरों से बचना है, क्योंकि यूट्यूब आज के डेट में जो डंपिंग यार्ड बना है, उस डंपिंग यार्ड में आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुश्किल से कितना है, तो आपको जो लगता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप यदि गौर से देखेंगे तो उसमें से 10% ही काम लायक है, और बाकी सब बेकार है, ठीक है, कचरे का डब्बा है। इसलिए यूट्यूब पर आप अपने ज़रूरत के लिए, अपने ज़रूरत यानी कहने का मतलब है कि 71वीं बीपीएससी पीटी की ज़रूरत के लिए अगर कोई चीज़ मिल रहा है, ठीक है, जो कहीं और नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर यूट्यूब पर जाइए। अगर नहीं तो यहाँ भी समय की बर्बादी है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के कारण काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। एक टॉपिक को देखें, फिर उसी से मिलता जुलता दूसरा
टीचर का या दूसरा कोचिंग का वहाँ पर फिर आ जाएगा इंटरफेस पर, फिर उसको देखिए, फिर उसको देखिए, उसी तरह से जो है ना चलता चला जाएगा। और कब आप एक वीडियो आप आधे घंटे के लिए सोचे थे कि हम देखेंगे, अब वो कब आपका 2-3 घंटा समय खा गया आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यूट्यूब का कचरा से बचना है। ठीक है, चौथा जो हम डोंट्स बता रहे हैं कि नहीं करना है, बड़े ब्रांड के टीचर से नहीं पढ़ना है। ये बार बार मैं मना करता हूँ। ठीक है, इन लोगों का फोकसबाजी होता है, कुछ नहीं होता है। जितने वो अपने मंच पर ला के चढ़ाते हैं सब जो है भाड़े के विद्यार्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, एक भी विद्यार्थी उसका नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, अब क्यों जाते हैं वो विद्यार्थी? तो जाते हैं उसको गिफ्ट मिलता है, पहला बात। दूसरा है कि बड़े ब्रांड के टीचर के साथ जुड़ने से क्या होता है ना, उसका भी मान सम्मान में वृद्धि होता है कि अरे फलाने सर के पास हम पढ़े हैं। ठीक है, पूरा सोशल मीडिया पर छा जाता है, उसका फोटो छपता है तो थोड़ा नेम फेम हो जाता है। तो ये नहीं करना है, आपको सफलता चाहिए। अगर ब्रांडिंग करना है तो फिर किसी फील्ड को चुनिए, आप कला या संगीत का क्षेत्र चुनिए, वहाँ आप खुद बड़े ब्रांड से मिलिए और अपना आपको दुनिया जानेगी। लेकिन अगर कंपटीशन आप निकालना चाहते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। बड़े ब्रांड के टीचर जो हैं, अब किस कारण से बड़े ब्रांड बने हैं इसका मैं कभी खुलासा बाद में करूँगा। ठीक है, और देश में जो बेरोजगारी का आलम है, और इस बेरोजगारी का आलम को, जो बेरोजगारी का एहसास नहीं कराया जा रहा है, कर पा रहा है लोग, तो उसका कारण है आपके मोबाइल में 1.5 GB डाटा। ठीक है, तो ये 1.5 GB डाटा वालों ने ही, जो चाहता है कि सोने से पहले 1.5 GB डाटा हम खत्म करके सोए, तो यही लोग इन ब्रांड को, ब्रांडेड टीचर को बढ़ावा देता है, जिनके पास ज्ञान के नाम पर केवल और केवल जो है फुहड़पन है। ठीक है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सर्कस है। अगर कुछ नहीं है तो वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जो इस परीक्षा के लिए ज़रूरत है ही नहीं। चिड़िया तार पर बैठती है तो उसको करंट क्यों नहीं लगती है? हो सकता है कभी एक आध बार ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या रिलेवेंसी है आपके? ठीक है, रेल पटरी कैसे बदलती है, कभी क्वेश्चन में आएगा बीपीएससी में? आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो तैयारी के नाम पर जो इस प्रकार के वीडियो देखते हैं, वो तमाम जो देखने वाले लोग वो नॉन कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड के होते हैं या अगंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सिर्फ जो है वहाँ पर मनोरंजन करने के लिए आते हैं। उनके चैनल को या फिर जो है इस तरह जैसे OTT प्लेटफॉर्म है या सिनेमा हॉल का सिनेमा देखना है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, उसी तरह से वो लोग यूज करते हैं और कॉमेडी देखते हैं। तो ये बड़े ब्रांड के टीचर के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ना है, और इनका बीपीएससी यूपीएससी के बारे में कोई अनुभव नहीं है, जीरो अनुभव है। इसलिए ये जो बता रहे हैं बात सब जो है बनावटी होता है, खोखला होता है और बिल्कुल ही बेबुनियाद होता है। ठीक है, तो ये बड़े ब्रांड के टीचर के साथ नहीं जुड़ना है। किसके साथ जुड़ना है? तो आप ही के अगल बगल में कोई भैया हैं, कोई आपके सीनियर हैं, कोई ऑफिसर हैं, या कोई पढ़ा रहे हैं, कोई उस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो उनसे पढ़ना है। ठीक है, या फिर अगर पढ़ना ही है तो आप छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ रुख कीजिए। वो बेचारा मेहनत से पढ़ा रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ाया, उसके अंदर जो मेहनत और लगन का जो जज्बा है वो विद्यार्थी को अपना समझकर पढ़ाता है। तो आप अगल बगल में ही देखिए, बड़े ब्रांड के कोचिंग के साथ मत जुड़िए, कभी भी आपको सफलता हाथ नहीं लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि भले ही वो अब 5000 विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसमें 5 ठो रिजल्ट करा दिया, ठीक है, और वो भी फर्जी रहता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल जो है सुनियोजित ढंग से रणनीति और स्ट्रेटजी के साथ जो तैयारी कराते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 20-25 विद्यार्थियों में से है ना 15-16 का रिजल्ट हुआ। ऐसे भी संस्थान है, तो आप ढूंढिए, जानिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पर्व, त्यौहार, शादी, समारोह, फंक्शन, ये आपको ज़िंदगी भर चलता रहेगा, अभी इसको अवॉइड करिए बिल्कुल जो है। क्योंकि कई फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे पहले रक्षाबंधन है, ठीक है, जन्माष्टमी है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन ज़रूर हम अपने झंडे के सम्मान के लिए, है ना, झंडे का आदर करने के लिए आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई भी मैं देता हूँ। ठीक है, परंतु आपको ये याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस पर भी आपने अपने जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए आपने क्या किया, इसको भी ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद 13 सितंबर के बाद तो फेस्टिवल का भरमार है, बड़े बड़े फेस्टिवल।
क्योंकि 13 सितंबर के बाद आपको मेंस की तैयारी करना है, और मेंस में बिल्कुल जो है दो बड़े बड़े फेस्टिवल का एक तरह से ब्रॉडगेज है। अब वो है दुर्गा पूजा और छठ पूजा, ठीक है। तो आपको बड़े बड़े पर्व त्यौहार या छोटे पर्व त्यौहार से आपको वॉकआउट कर जाना है ना। और दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, कोई भी अधिप्राकृतिक शक्ति नहीं है जो बिना आपको तैयारी किए, बिना मेहनत किए और बिना सही दिशा में निरंतर प्रयास किए कोई आपको ऑफिसर बना दे। अगर कोई ऑफिसर बना सकता है तो वो आपकी ही रणनीति, आपका ही सही दिशा में निरंतर प्रयास आपको ऑफिसर बना सकता है। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई देवी देवता और पर्व त्यौहार नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करिए। वर्क इज वर्शिप, आपका जो कर्म है वही पूजा है और वही आपके सफलता के मंजिल तक ले जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ग्रुप स्टडी भी बंद करिए। जो अब तक आप ग्रुप में बैठकर स्टडी करते थे वो बंद करिए, क्योंकि यहाँ काम की बात कम होता है, फालतू बहसबाजी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर करना है तो एकदम बिल्कुल टारगेटेड करिए, और वो होना चाहिए प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी मतलब कि अगर मान लिया जाए कि कोई जो है किसी खास टॉपिक पर क्वेश्चन बना के लाया, ठीक है, या फिर संपूर्ण बीपीएससी पर, और अगर पूछताछ कर रहा है तो ये एक अच्छा कदम है, ठीक है। कि कोई अगर क्वेश्चन को पूछ रहा है जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है और उसका कोई जवाब दे रहा है, ठीक है, तो इस पर हालांकि ये भी रोजाना अगर कहें तो आधे घंटे के लिए होना चाहिए या 1 घंटे के लिए होना चाहिए, ठीक है, या सप्ताह में 2 से 3 घंटे के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रुप स्टडी अब बंद करिए, ठीक है। पहले के लिए ठीक था, लेकिन अब शेष बचे 30-35 दिन में अब ग्रुप स्टडी नहीं होना चाहिए आपको एक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोटी मोटी पुस्तकों को नहीं पढ़ना है और रंग बिरंगी पुस्तकों को भी परहेज करना है। इसमें भी काफ़ी फालतू चीज़ें लिखी रहती है जो एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास जो किताब उपलब्ध है वो कितना किताब उपलब्ध होना चाहिए, इस संबंध में हमारे चैनल पर वीडियो है, ठीक है। तो उपलब्ध होना चाहिए 2-3 गाइड है जो रेपुटेड है, जैसे लुसेंट का गाइड है, विज्ञान ले लीजिए, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक है। एक बिहार का बुक ले लीजिए, जिस पब्लिकेशन का भी अच्छा लगता है, एक ही मैटर को सब लोग छापता है, कोई किसी में नयापन नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एक का बिहार का ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गाइड में जीके का किताब में और ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आप क्राउन का ले सकते हैं, क्राउन का बिहार भी आता है, उसको भी ले सकते हैं। और बाकी जितने भी विषय हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सभी का एक एक सेट किताब और एक एक सेट एनसीईआरटी, इतना किताब रखना है। यानी कुल मिला के कितना, 2 सेट किताब, ठीक है, और एक जो है आपका गाइड, ठीक है। तो इतना रखना है, इसके अतिरिक्त और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई पढ़ना है तो करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, और फिर जो है आपको ईयर बुक पढ़ना है, ठीक है। और मोटी मोटी रंग बिरंगी पुस्तकों को बाय बाय कहिए, टाटा कहिए, ठीक है। इसको खरीदना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, और अगर खरीद दिए हैं तो उसको थोड़ा साइड करके रखिए, अगर समय मिलेगा तो देखिएगा, अगर नहीं तो साइड करके रखिए, ठीक है। मटेरियल का जखीरा नहीं बनाना है। क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि किसी भी बुक स्टॉल पर भीड़ बढ़ जाती है, ठीक है, और एकदम पूरा बोझा का बोझा किताब खरीद के ले जा रहे हैं, बांध के ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल के कैरियर में बांध के ले जा रहे हैं, तो गाड़ी में डिक्की में भर के ले जा रहे हैं। अरे भाई कितना पढ़ पाएंगे आप, 30 दिन में 35 दिन में कितना पढ़ेंगे? ये सब बुक अगले साल बेकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बुक जो है करंट अफेयर्स का रहता है, ठीक है। तो खूब ढेर सारा किताब ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। हालांकि एक किताब नहीं हम बोलते हैं, कम से कम 2 स्टैंडर्ड 2 बुक जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल का जखीरा नहीं लगाना है, और इससे क्या होता है कि आपको लगेगा अगर ये किताब खरीदे थे और इसको हम पढ़े नहीं, है ना, ये 400 रुपये की किताब है, नहीं पढ़े, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसमें फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, यहाँ कंसंट्रेशन भंग होता है। कम किताब रहेगा तो आपके पास चैन रहेगा, लगेगा चलो ये किताब पढ़ना है, इसको हमने पढ़ लिया, चलिए इसका हो गया काम, ठीक है। अब क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यस मैन। यस मैन नहीं बनना है, ठीक है। और यस मैन क्या होता है आपको पता है? यस मैन वो होता है जो मना नहीं कर सकता है, जिसमें ना कहने की संस्कार नहीं है, ना कहने की हिम्मत नहीं है, और ना कहने की आदत नहीं है। आप जो है ना को अपनी आदतों में शुमार बनाइए,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। माना कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, माना कि आप बहुत होनहार हैं, माना कि आप किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, माना कि आपकी राय हर जगह जो है तारीफ की जाती है, मांगी जाती है, ठीक है, परंतु इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो राय दे रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके बिना भी हो सकता था, ठीक है, परंतु जो काम आपके बिना नहीं हो सकता था वो है आपकी तैयारी, ठीक है। तो ये यस मैन बनना छोड़ दीजिए और आज से कहिए नो, नो, आई एम टू बिजी, ठीक है। मैं किसी खास मिशन पर लगा हुआ हूं, मैं खास किसी ऑपरेशन पर लगा हुआ है, मैं अभियान में लगा हुआ हूं, और वैसा अभियान जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन को ऊंचा मुकाम ले जाने के लिए एक सुंदर सा नींव बनेगा, उस अभियान पर लगा हूं। अपने जीवन को साकार करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए काम कर रहा हूं, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत बार हो जाएगा। अब कोई इमरजेंसी है तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब कोई जो है आपको जान बचाना है, ठीक है, कोई ऐसा काम है जो आपके बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बगल में आग लग गया, घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे इमरजेंसी होता है जहाँ कि आप मना नहीं कर सकते हैं, परंतु नॉर्मली जो है आपको मना करना पड़ेगा कि वहाँ चलिए, आपसे काम है, ये हमारा काम करा दीजिए, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए, थोड़ा सा बाज़ार चलिए, थोड़ा डॉक्टर के पास चलिए, थोड़ा, तो ये सब को जो है आपको मना करना पड़ेगा। और कितना दिन? यही 35-36 दिन ना आपको मना करना है। फिर आप थोड़ा सा आप हो सकते हैं, हालांकि उसके बाद भी मेंस का एग्ज़ाम है, आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप 2-4 दिन का आप समय निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नॉन सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रहना है। बहुत बार क्या होता है, किसी ने कह दिया कि ये पढ़ लो, ठीक है, और उसी को हम पढ़ने लग गए, तब तक कोई दूसरा बोला रही ये पढ़ो, इससे आएगा क्वेश्चन, ये पढ़ने लगे। नहीं, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि इतना हमको पढ़ना है, ठीक है, और इतना दिन में इसको ख़त्म करना है। तो सिलेक्टिव करिए। और सिलेक्शन के संबंध में हम पीछे का अफसरनामा सीरीज का दूसरा भाग, तीसरा भाग इसी पर बनाए हैं। आपको यह भी बताया है कि जो भी सेगमेंट हैं जीएस में, जो सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट पर आप अधिक फोकस कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था। आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है कि किस विषय को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस विषय को मीडियम, और किस विषय को कम भी देंगे तो चलेगा या नहीं भी देंगे चलेगा। उसके बाद हमने टॉपिक पर भी बात किया है कि किस टॉपिक से बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बड़ा ही तथ्यपरक, शोधपरक विश्लेषण था, उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे वीडियो में एक चीज़ नहीं मिलेगा, फुहड़पन नहीं मिलेगा, मजाक नहीं मिलेगा, कॉमेडी नहीं मिलेगा, सर्कस नहीं मिलेगा, ड्रामा नहीं मिलेगा। ये सब अगर खोजते हैं तो इसके लिए बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, आप देखिए जाके, ठीक है। अगर आप गंभीर हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, और जो गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसलिए वीडियो में व्यू भी कम रहता है, ठीक है। अब लाख में जो व्यू होता है उसको देखिए, उसको देख के आपको कितना फ़ायदा होता है ये भी अब समझिए और सोचिए, ठीक है। तो चलिए, ये 10 पॉइंट हो गए। अब 12वां पॉइंट है कि समय की बर्बादी नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको समय की बर्बादी नहीं करना है। भले ही आप अगर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यह भी समय की बर्बादी है। अगर आप इन तथ्यों से परिचित हैं, अगर जानते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जो यह बातें बता रहा हूँ ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये तो मैं जान ही रहा हूँ, ये सब तो करना ही पड़ता है, यूपीएससी की तैयारी में ये सब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो फिर मेरा भी वीडियो मत देखिए, ठीक है। समय की बर्बादी नहीं करना है। किसी भी स्तर पर आपको लगे कि हमारे जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो बीपीएससी के लिए ज़रूरी है, वो हम ना कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, और हमारा समय की खपत हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनको तुरंत जो है टाटा बाय बाय बोलिए, ठीक है। और बहानेबाजी नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी असफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। और
बहाने दूसरों के लिए तो बनाए ही जाते हैं। सबसे मजे की बात मैं यह बताता हूं कि बहाने खुद के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, मन बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, ये आपने स्लोगन तो सुना ही होगा। ठीक है, बहुत बार अपने मन को समझाने के लिए भी हम बहाने बनाते हैं। अरे यार क्या करें, साला आज लाइट चला गया, और लाइट चला गया तो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अरे क्या करें, जो है आज हमको जाना पड़ गया, वहाँ बहुत इमरजेंसी था। अरे क्या करें, जो है आज बहुत सारे गेस्ट लोग आ गए थे, शोरगुल हो रहा था। ठीक है, क्या करें, आज हम लेट से सो के ही उठे, है ना। क्या करें, आज हमारा मन ठीक नहीं लग रहा था। क्या करें, आज एक सिनेमा देखने बैठ गए तो फिर उसी में टाइम निकल गया। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो आप मैच को कैसे छोड़ सकते थे। तो मैच को नहीं छोड़ सकते तो करियर छोड़ दीजिए, कंपटीशन छोड़ दीजिए। तो ये बहानाबाजी जो है, चले ठीक कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप बहानेबाजी छोड़ देते हैं, ठीक है, और आप अपनी जिम्मेवारी लेना प्रारंभ कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहानेबाजी को छोड़कर जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही आप क्या होते हैं कि सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। और सफलता के मार्ग पर जब अग्रसर हो गए, चल दिए, तो निश्चित तौर पर है, जब चल दिए तो मंजिल पर किसी ना किसी दिन पहुंचेंगे ही। निरंतर चलते रहेंगे, धीरे भी चलते रहेंगे तो भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो बहानेबाजी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी, कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि नहीं ठीक है अभी तो समय है परीक्षा में, अब थोड़ा सा वो काम कर दीजिए जाके, और अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अब बहाना बता रहे हैं, कैसे हम मना कर पाते हैं, तो इसके लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि माहौल आपको बनाना है, क्योंकि पहले ही मैंने मार्गदर्शन वीडियो में बताया था कि आपको इन्वायरमेंट भी बनाना है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट भी आपको क्रिएट करना है जहां आपको इधर उधर भटकाव नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, इसके लिए आपको माहौल बनाना है उस तरह का कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वही एक ही धुन नजर आए कि हमें तैयारी करना है, यूपीएससी पीटी निकालना है। ठीक है, अब चलिए एक हम उक्ति से आगे बढ़ाते हैं, क्लास अब अंतिम है, थोड़ा सा 2-4 मिनट और, कि प्रत्येक असफलता हमें यह बताती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं की गई है। ठीक है, कोई भी असफलता आपको क्या बताती है, यही बताती है कि थोड़ा सा और आप अगर मेहनत करते, थोड़ा सा और अधिक प्रयास करते, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाते। ठीक है, तो इस थोड़ा सा को क्यों ना हम इसी बार कर लें, और यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस फार्मूला को रखिए, और सफलता के लिए जो प्रयास है, सफलता के लिए जो प्रयास है वो इस बार हम जोर शोर से करें, ताकि हमें असफलता ना मिली, है ना। क्योंकि प्रत्येक असफलता हमें यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं की गई है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुल मिला के मैं सारांश के तौर पर कहूँ तो करने के लिए क्या करना है, तो सारांश के तौर पर सबसे पहले क्या करना है, वो रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। ठीक है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है कि PYQs को देखना है। ठीक है, और पांचवा क्या करना है, सारांश के तौर पर हम कहें तो पांचवा क्या करना है कि आपको सेल्फ स्टडी पर अधिक जोर डालना है, और जो इधर उधर भटकाव वाली चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, उससे दूर रहना है। ठीक है, तो ये हमारी पेशकश थी, और सफलता के सफ़र में, आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बनकर हम सदैव आपके साथ रहेंगे। और हमारी कामना है कि आप इस 71वीं BPSC में सफलता प्राप्त कर ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें, और अपने परिवार, समाज तथा देश का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, जय भारत।